हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके सामने फिर से कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि आज हम लोग नेशनल न्यूज़ के हेडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी नेशनल अपडेट्स हैं, कुछ स्टेट्स में क्या क्या अभी रिसेंट अपडेट्स हुए हैं, ठीक है, ऑल ओवर कंट्री में क्या चीज़ अभी नए आई है, तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे नेशनल न्यूज़। और ये आपका पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, यानी इससे पहले 2 पार्ट नेशनल न्यूज़ से कवर हो चुके हैं, नेशनल अपडेट्स के नाम से भी है। तो आप एक बार प्लीज़ उनको भी देखिए ताकि आपको बेटर आइडिया लगे क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या क्या नेशनल अपडेट्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लद्दाख इशू। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ दिन पहले वहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली स्टेटहुड का डिमांड है वहाँ पे, बहुत लोकल लोकल लोग के राइट्स को वायलेशन जैसा बात वहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट का भी एंगल उसको दिया हुआ है, तो हम लोग थोड़ा बात करेंगे इस पे लद्दाख इशू पे। फिर हम लोग देखेंगे नागीनट की बर्ड सेंचुरी। ठीक है, जिसको रामसर कन्वेंशन में अभी ऐड किया गया ताकि वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, आपको काफ़ी पता होगा कि वेटलैंड्स कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा उस पर बातचीत करेंगे। 20 पोर्टेबल क्यूब्स के बाद थोड़ा हम लोग देखेंगे किस तरह पोर्टेबल हॉस्पिटल्स का ऑप्शन अब इंडिया क्रिएट करने जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से समझो कि एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल टेस्ट हो चुका है, और इस तरह के हॉस्पिटल्स को, जो कि पोर्टेबल मोबाइल पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होंगे, उनको बनाया जा रहा है। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर के बारे में बात करेंगे। ओके, फिर देखेंगे हरियाणा ने रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट किया है, क्लीन एयर प्रोजेक्ट, मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया है, $10 बिलियन का। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट इन्वेस्टमेंट है इसमें। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, उस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। फिर ऑपरेशन मर्यादा देखेंगे कि ऑपरेशन मर्यादा क्या चीज़ है, किस तरह ऑपरेशन मर्यादा को यूज़ करके नया इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और कुछ MCQs सॉल्व करेंगे ताकि जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं आपको पता चल जाए। ठीक है, MCQ के फॉर्म में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो वन वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं, तो वो हम क्या करेंगे, MCQ फॉर्म में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक हमारा लद्दाख इशू। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि लद्दाख में अभी क्या डिमांड एक्चुअली चल रहा है वहाँ के लोकल्स या फिर वहाँ के रेसिडेंशियल लोगों का। ठीक है, तो देखो, प्रोटेस्टर्स आर कॉलिंग फॉर लद्दाख स्टेटहुड। मेन मेन मुद्दा क्या है भाई? मेन मुद्दा क्या है कि लद्दाख स्टेटहुड का डिमांड कर रहा है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया हुआ है, तो स्टेटहुड का डिमांड कर रहा है। देखो, स्टेटहुड बनाने से क्या होता है ना कि वहाँ पे कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगी। लेजिस्लेटिव असेंबली होने से क्या होगा, वहाँ के लोकल लोग को इलेक्ट होकर के आएंगे, तो लोकल का एक तरह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जाएगा। पॉलिटिकल मुद्दा जो है, जो भी वहाँ पे लोकल मुद्दा सब है, वो सब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के थ्रू रीच होगा और उस पर काम किया जा सकता है। ठीक है, अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ध्यान देगी देगी तब उस चीज़ को मुद्दा ऊपर उठेगा। लेकिन अगर स्टेटहुड बन जाएगा, स्टेट बन जाने से क्या होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू वहाँ का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने से लोकल चीज़ों को ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटहुड की डिमांड हो रही है टू बी reinstated after it was made union territory विदाउट अ लेजिस्लेचर इन 2019। तो 2019 में इसको यूटी बना दिया गया, जिसमें लेजिस्लेचर नहीं दिया गया। ठीक है, दे ऑल्सो वांट लद्दाख टू बी रिकोगनाइज एज अ ट्राइबल एरिया अंडर 6 शेड्यूल। तो कहीं ना कहीं उनका डिमांड ये भी है कि लद्दाख को कम से कम 6 शेड्यूल के अंदर उसको रिकोगनाइज किया जाए। देखो, 6 शेड्यूल में के अंदर रिकोगनाइज करने से क्या होगा ना, उनको बहुत सारा एडवांटेजेस, मतलब कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी मिलता है 6 शेड्यूल के थ्रू। वहाँ लोकल्स लोग का ना बहुत हक होता है, जैसे कि जो ट्राइबल एरियाज में भी इस चीज़ को दिया गया है, तो उससे क्या होता है, लोकल ट्राइबल्स लोग का बहुत वहाँ पे उनके बातों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, और कुछ प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं 6 शेड्यूल के थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स को भी डायरेक्टली लॉन्च किया जा सकता है। ओके, तो इसलिए 6 शेड्यूल का डिमांड वहाँ पे कर रहे हैं, अलॉन्ग विथ जॉब रिजर्वेशन। ठीक है, जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स एंड पार्लियामेंट्री सीट फॉर बोथ लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो कहीं ना कहीं बात पूरी आसपास क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इसलिए स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। 6 शेड्यूल के थ्रू बहुत सारे ऐसे ट्राइबल काउंसिल्स हैं जिनको एक जहाँ पे पॉलिटिकल आप अपने लोकल मुद्दा को उठा सकते हैं। और उसके बाद क्या डिमांड है, जॉब रिजर्वेशंस दिया जाए वहाँ पे लोकल लोगों को। फिर क्या है, और पार्लियामेंट्री सीट्स, पार्लियामेंट में सीट रिजर्व हो कौन सी जगह के लिए, लेह के लिए और
कारगिल डिस्ट्रिक्ट के। तो ओवरऑल बात ये हो रहा है कि जो भी इन डिस्ट्रिक्ट का जो भी मुद्दा होगा वो पार्लियामेंट तक जाके पूछे, ठीक है, एक बहुत बड़ा लेजिस्लेचर प्लेटफॉर्म पर जाके ये पॉइंट्स पहुँचे। उससे क्या होगा कि वहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं अब इसमें इशू क्या चल रहा था। देखो, वेन लद्दाख वाज पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, ठीक है, तो उसमें एक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल था, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में कि वो एक इलेक्टेड बॉडी था, ठीक है। तुम देखना पूरा जो पॉइंट है ना, कहीं कहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के आसपास घूमेगा। इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर काउंसिल, वो पूरा पूरी पॉलिटिकल पावर के आसपास देखो चीज़ें घूम रही है। तो वहाँ पे इलेक्टेड बॉडी था वो, डैट गवर्न द रीजन एंजॉयड सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी। उससे क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल था, जब जम्मू कश्मीर का पार्ट था लद्दाख, तो वहाँ उसको इस बॉडी के थ्रू, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू, वो इलेक्टेड बॉडी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते थे, ठीक है। अब इससे क्या होता था कि वहाँ के उस रीजन का सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब कुछ इंडिपेंडेंस, कुछ काम करने का, कुछ डिसीजन लेने का वो अधिकार था। लेकिन बाद में जब यूटी से हम उसको हटा देते हैं, जब उसको हम जम्मू कश्मीर को से हटा के अलग कर देते हैं, अलग से एक यूटी बना देते हैं लद्दाख को, तो ये प्रॉब्लम लद्दाख वाले फेस कर रहे हैं, ठीक है। बट द रीजन नाउ अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलने का यही है कि हम क्या किए, जम्मू कश्मीर से उसको हटा दिए, एक सेपरेट यूटी बना दिए लद्दाख को, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको अपना गवर्निंग स्ट्रक्चर से देख रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली किसके अंदर चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं यही पॉइंट बार बार उठ के आ रहा है कि लोकल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल डिसीजन लेने में, लोकल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोकल चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही मेन प्रॉब्लम अभी वहाँ चल रहा है। एक इन्वायरमेंट वाला भी एंगल है। देखो इन्वायरमेंट वाला एंगल क्या है कि अभी वहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, रोड्स को लेकर के, क्योंकि तुमको पता है लद्दाख कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव एरिया भी हो जाता है। तो वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन, ताकि टैंक वैंक भी इमरजेंसी में मूव कराया जा सके, तो उन सब चीज़ों के लिए भी क्या है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो कंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। लद्दाख ऐसा जगह है जहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जरा सा भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होता है मैटर, ठीक है। तो इसका भी मुद्दा, इश्यूज वहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। और आगे थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, एक पॉइंट ये भी है कि वहाँ के कल्चर को भी थोड़ा बचा के चलना है, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि एक एथनिक टच, एक कल्चरल टच है लद्दाख का ऑल ओवर कंट्री से, ठीक है। देखते हैं क्या है इंक्लूजन इन द सिक्स्थ शेड्यूल। हाँ देखो, सिक्स शेड्यूल से क्या क्या उसको प्रॉफिट मिलेगा, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लें। वुड प्रोवाइड लीगल सेफ गार्ड्स, कुछ कुछ लीगल सेफ गार्ड उसको मिलेंगे, कानूनी तौर पे उनको कुछ संरक्षण के प्रावधान हैं, जो कि किस में है, तुम्हारे सिक्स शेड्यूल में दिया हुआ है। टू प्रोटेक्ट लद्दाख यूनिक कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल कस्टम, वहाँ के जो हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, वहाँ का जो ट्रेडिशनल कस्टम्स है, उनको बचाने के लिए सिक्स शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। कैसे, देखो समझो इस बात को यहाँ पे। द सिक्स शेड्यूल एम्पावर्स ट्राइबल कम्युनिटीज विथ अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन गवर्नेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बात मैं बोल रहा था कि ट्राइबल सिक्स शेड्यूल के थ्रू क्या होता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज को कुछ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दिया गया है, कुछ उनको स्वतः पावर, वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है, जो कि मान्य होगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो ये सब एक गवर्निंग स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे लोकल्स लोग को पावर मिलता है खुद से चीज़ें करने की, खुद से डिसीजन लेने का, तो वो सिक्स शेड्यूल के थ्रू क्या होगा, लद्दाख को मिल जाएगा। इसलिए सिक्स शेड्यूल की भी डिमांड लद्दाख के लोग बार बार कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। एनेबलिंग देम टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स एंड रिसोर्सेज। अब इससे क्या होगा, वो अपने जो भी इशूज़ हैं, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, खुद से उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। देखो जब तक पावर तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम डिसीजन ले सकते हैं ना। जब पावर सिक्स शेड्यूल के थ्रू आ जाएगा डिसीजन लेने का, तो ऑटोमेटिक तुम डिसीजन लेकर के कोई भी छोटे मोटे जो काम है वहाँ पे सिग्निफिकेंट काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन उनका सिक्स शेड्यूल का भी डिमांड है। आगे देखते हैं कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे इन सब डिमांड को इतने जल्दी क्यों नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ सेंटर से कुछ स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। तो देखो अब क्या है ना कि लद्दाख एक बहुत सेंसिटिव बॉर्डर इशू बन जाता है, इस चीज़ पे ध्यान देना हम लोगों का कि लद्दाख एक बहुत सेंसिटिव बॉर्डर इशू बन जाता है। द डेलिकेट सिचुएशन इन लद्दाख इज कंपाउंडेड बाय इट्स बॉर्डर, ठीक है।
अब मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो तुमको पता होगा कि मैंने बताया इस बात को कि बोथ चाइना और पाकिस्तान, लद्दाख का जो बॉर्डर है चाइना और पाकिस्तान दोनों से लगता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे कोई भी चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी पर्पज से, डिफेंस सेफ्टी पर्पज से, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चीज़ों को करनी पड़ती, ठीक है। द ऑन गोइंग मिलिट्री स्टैंड ऑफ विथ चाइना, ठीक है, आपको पता होगा कि चाइना के साथ प्रॉब्लम वहाँ चलता है, तो स्टैंड ऑफ मिलिट्री वहाँ पे तुमको पता है कि इंडिया और चाइनीज़ के जो सैनिक है लगभग आमने सामने पड़े हैं, ठीक है। तो ये तुम देखे होगे कि वहाँ पर लद्दाख में चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी से बहुत बार इश्यूज हुआ है, पैंगोंग लेक वाला सिचुएशन है ना, तो पैंगोंग लेक में भी मुद्दा उठ के आया था, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे चाइनीज़ की आर्मी और इंडियन आर्मी में फाइट हुआ था, ठीक है। तो इस इन सब चीज़ों के कारण वहाँ पे तुरंत कोई भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है। साथ में साथ क्या है कि उसके साथ कंबाइंड विथ पाकिस्तान का भी वहाँ पे परसिस्टेंट एफर्ट्स टू स्टोक टेंशन इन इंडियन बॉर्डर, पाकिस्तान एक बार बार कोशिश करता है कुछ ना कुछ तरीके से वहाँ पे विवाद क्रिएट किया जाए लद्दाख में। तो ये जो पॉइंट है चाइना और पाकिस्तान वाला, इनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। प्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंज, अब ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है इंडिया के लिए कि किस तरह से वो चाइना और पाकिस्तान को दोनों वहाँ पे टैकल कर पाए, उनसे जो भी प्रॉब्लम है नेशनल थ्रेट को, नेशनल सिक्योरिटी को, ओके। तो ये मेन इंडिया मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड यही है कि सेंसिटिव बॉर्डर इशू है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। आई थिंक होप आपको ये क्लियर हुआ होगा लद्दाख वाला मुद्दा, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा नागी नट की बर्ड सेंचुरी के बारे, ठीक है। तो देखो नागी नट की बर्ड सेंचुरी को अब क्या है कि रामसर कन्वेंशन में डाला गया है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन किस लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ओके। थोड़ा सा न्यूज़ के बारे डालते हैं। तो नागी नट की बर्ड सेंचुरी इन बिहार वॉज रिसेंटली नेम्ड वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो नागी नट की बर्ड सेंचुरी कहाँ है? बिहार में, ये पॉइंट आप ध्यान रखो, ठीक है। इसको क्या है, वेटलैंड्स का दर्जा, वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड इसको दर्जा दिया गया है, और किसके अंडर डाला गया? रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आपको पता होगा इस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स के लिए। वेटलैंड्स एक तरह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। वेटलैंड्स कौन से एरिया होते हैं? जहाँ पे पानी और पेड़ पौधे दोनों साथ में उस तरह के एरिया हो, ठीक है। पानी का भी आपको दिखेगा, सरफेस पे पानी फैला हुआ, और कुछ पेड़ पौधे भी आपको दिखेंगे। तो ये सब जगह जगह होता है ना, वो जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो कहीं इससे क्या होता है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस शोज दैट इंडिया इज सीरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स, ओके। इंडिया नाउ हैज 82 रामसर साइट। ओवरऑल इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? 82। इस चीज को याद रखिएगा, ओके। टोटल 82 रामसर साइट्स है। नागी नट की बर्ड सेंचुरी, नागी नट की बर्ड सेंचुरी आर इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। अब ये भी याद रख लो कि भाई बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है नागी नट की बर्ड सेंचुरी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दे वर फर्स्ट मेड बाई पीपल एज पॉन्ड्स फॉर इरीगेशन। शुरुआत में क्या हुआ था कि इसको एज अ पॉन्ड्स फॉर इरीगेशन बनाया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना, एज अ पॉन्ड्स फॉर इरीगेशन बनाया गया था। बाद में क्या हुआ कि ये एक तरह से थोड़ा ज़्यादा फैल गए, और इनको अब क्या है कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिल गया है, ठीक है, ओके। आई थिंक ये आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लें आप लोग को डिटेल। तो रामसर कन्वेंशन वाज क्रिएटेड कब? रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1971 में, ठीक है। ये ईरान में एक जगह है, देखो ओवरऑल तुमको बताते हैं अगर जनरल आइडिया। रामसर कन्वेंशन एक्चुअली वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आयोजन होता है, जिसमें क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पे जो भी कंट्रीज़ हैं वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सब आपस में आते हैं, डिसीजन लिया जाता है, और तभी वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर, जहाँ पे ये मीटिंग हुआ था, वो रामसर कन्वेंशन के नाम से फेमस हो जाता है, ठीक है। 2 फरवरी 1971 आप लोग याद रखना। इट्स गोल इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल एरियाज। नेचुरल एरियाज मतलब मेनली तुम्हारा वेटलैंड से फोकस करते हैं ये लोग, दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर टू पीपल और वर्ल्ड। पीपल और वर्ल्ड दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाता है, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोग को,
ओके, आगे मूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स के बारे में। ठीक है, देखो भीष्म भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स क्या चीज़ है। देखो भीष्म पोर्टेबल क्यूब अभी रिसेंटली ही वो इंडियन एयरफोर्स ने ड्रॉप करके कहा आगरा में। ठीक है, देखो अभी तुमको जनरल आइडिया दे दें कि भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स क्या है ना। देखो क्यूब फॉर्म में क्या होगा ना कि एक एक मतलब मोबाइल मोबाइल हॉस्पिटल्स, ठीक है, उनको क्यूब फॉर्म में क्या होगा, किसी भी एरिया में डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कहीं ट्रेन एक्सीडेंट्स हो जाता है, तुमको पता होगा ट्रेन एक्सीडेंट्स के एरिया में क्या होता है, बहुत जल्दी मेडिकल असिस्टेंस देना होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत जल्दी मुहैया करवाना होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्यूब फॉर्म है, मतलब क्यूब मतलब ऐसा छोटा क्यूब नहीं, बड़ा क्यूब जैसा चीज़ है जिसको ट्रांसपोर्ट किया रख जा सकता है। ठीक है, वो हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स सब चीज़ के मदद से फाइट उठा करके मूवमेंट किया जा सकता है दूसरी जगह पे, ताकि जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ पे जैसे ट्रेन एक्सीडेंट कहीं हो गया, ठीक है, या फिर वार चल रहा है, कहीं फाइट चल रहा है इंडियन आर्मी का, ठीक है, वहाँ पे इंस्टेंट तुमको मुहैया करवाना है मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे वहाँ पे, और ये कहीं भी सेटअप करने में इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट में उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराए, प्राइमरी फर्स्ट एड से लेकर के कुछ हैवी इक्विपमेंट्स का भी बंदोबस्त किया हुआ है। ठीक है, तुमको पता होगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स का भी जरूरत पड़ता है ना। तो इसमें सारे इक्विपमेंट्स उस तरह से मौजूद रहेंगे और वो कहीं भी डिप्लॉय करके उसको सेटअप किया जा सकता है और बहुत पेशेंट्स लोग को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे। तो इसका जो टेस्टिंग है अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने आगरा में किया था। ठीक है, आगरा में इस चीज़ को टेस्ट किया गया कि ये भीषण पोर्टेबल क्यूब्स काम कर पाते हैं कि नहीं। एज अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टेस्ट द मोबाइल हॉस्पिटल्स आर मेंट टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल केयर एनीवेयर, कहीं पर भी इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका टेस्ट रन अभी हाल ही में कहाँ किया गया था, आगरा में किया था। ठीक है, तो ओवरऑल और समझते हैं भीष्म का एक्चुअली फुल फॉर्म है, इस चीज़ को जान लो। बीपीएससी जैसे एग्जाम्स फुल फॉर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखते हैं प्रोजेक्ट भीष्म, विच भीष्म किस लिए स्टैंड होता है, विच स्टैंड्स फॉर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। मतलब कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, सहयोग करना, ठीक है, हेल्थ में और अ, हित के लिए, और मैत्री मतलब कि एक तरह से मतलब बता रहा है कि किस तरह से कनेक्शंस बनाया जाए। ठीक है, इन्वॉल्व पुटिंग अप मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट। देखो मेन पॉइंट यही है, मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स। ठीक है, मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स बनाया जा रहा है दैट कैन ट्रीट अप टू 200 पीपल एट वंस। वेरी इंपॉर्टेंट, 200 पीपल को एट वंस ट्रीटमेंट करने का फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है इस भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल्स में। ओके, काफ़ी आता है। द गोल ऑफ दिस एफर्ट इज टू रेस्पॉन्ड क्विकली एंड प्रोवाइड कंप्लीट केयर इन इमरजेंसी। आपको बता दिया मैंने, देखो पहले ही मैंने क्रक्स में सब चीज़ समझा दिया था, ये एक्चुअली थ्योरेटिकल रिटर्न फॉर्म है। इमरजेंसी का सिचुएशन कहाँ हो सकता है, वार के एरिया पे हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट कहीं पे होगा जहाँ पे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड के बिना मर जाते हैं, है कि नहीं। बहुत तुरंत उनको कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स अगर हेल्थ हेल्प मिल जाए तो बहुत लोगों की जान बच जाए। तो ये क्या होगा, भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स बहुत ज़्यादा उस सब एरिया में कारगर साबित होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, कौन होस्ट किया इसको इस बार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च is hosting a 3-day national horticulture fair at हैसरघाटा। हैसरघाटा कहाँ पे है, आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ तुम्हारा मार्च 5 से मार्च 7 तक। ठीक है, थीम क्या था इस बार जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर हुआ, उसका थीम क्या था, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, आप थीम एकदम याद रखो। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का क्या थीम था इस बार का, तो थीम था नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग को हॉर्टिकल्चर को सस्टेनेबल बनवाना है। ठीक है, हाईलाइट द इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। मेनली क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज अभी उभर के आए हैं उनको यूज करना है किसमें, हॉर्टिकल्चर में, एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड बूस्ट फार्मर। इससे क्या होगा
कि सस्टेनेबल वे में उसको कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह से काम होती तो फार्मर का इनकम ऑब्वियसली होगी, फार्मर इनकम इंक्रीज करेगा। ओके, अब क्लियर हो गया नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो कि बेंगलुरु में हुआ था इस। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। आप देखते हैं हरियाणा लॉन्चेस $10 बिलियन वर्ल्ड बैंक फंडेड क्लीन एयर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्लीन एयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट में, काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा का इन्वेस्टमेंट है, $10 बिलियन। ठीक है, तो इसको देख लेना एक बार। चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा अनाउंस द वर्ल्ड बैंक विल फंडिंग अ बिग प्रोजेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस बार लॉन्च कर रहा है हरियाणा में। ठीक है, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। सेट असाइड फाइटिंग एयर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट इज अबाउट टू स्टार्ट हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कौन सी गवर्नमेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन सी स्टेट ने वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट साइन किया है, दैट इज हरियाणा गवर्नमेंट। अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही क्लीन एयर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के किया है, देन दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। ओके, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब कुछ एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग कवर करते हैं। अब ये बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड पुलिस फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ यात्रा। आपको पता होगा केदारनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो अभी केदारनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए, वो स्मूथ बनाने के लिए, तो कौन सी ऑपरेशन लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है ऑपरेशन समृद्धि, ऑपरेशन विकास, ऑपरेशन मर्यादा या ऑपरेशन शक्ति। देखो, आपका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डेट इज ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, तो ऑपरेशन मर्यादा याद रखना। ये इसके बारे में थोड़ा बात कर ले हम लोग। तो उत्तराखंड पुलिस इनिशिएट्स ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा amidst the influx of devotees amidst the influx of devotees for चार धाम यात्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनको अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि क्या होगा कि नहीं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेशन हो सकता है, या फिर टूरिज्म स्पॉट का मतलब होता है ना कि टूरिज्म स्पॉट बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता है। ठीक है, बहुत भीड़ होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चार धाम यात्रा इन केदारनाथ में क्या होगा कि इस चीज़ को ध्यान देने के लिए कि सब चीज़ मतलब साफ सफाई से हो, अच्छे से हो, श्रद्धालु अच्छी तरीके से अपना टूर कर पाए, तो ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। नाम क्या था? ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, इसका एम क्या है? द ऑपरेशन एम्स टू अपहोल्ड डिसेंसी एंड प्योरिटी ड्यूरिंग द जर्नी, टारगेटिंग मिसकंडक्ट एंड सबसिस्टेंस कंजम्पशन। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे एक तरह से समझ लो कि इतना ज़्यादा अगर भीड़ होगा तो बहुत तरह का मिसकंडक्ट भी हो सकता है, बहुत पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हर चीज़ को मैनेजमेंट करना के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा इनिशिएटिव निकाला है? ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, चार धाम प्रोजेक्ट केदारनाथ, चार धाम यात्रा केदारनाथ में सफलतापूर्वक से हो पाए इसके लिए। ओके, आगे मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द नक्षत्र सभा? वेरी इंपॉर्टेंट, नक्षत्र सभा। पहली बार ऐसा कुछ हुआ। नक्षत्र सभा जानो, इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश या डी राजस्थान। देखो, इसका जो सही आंसर है दैट इज ए उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड ने ही तुम्हारा इस बार क्या है कि नक्षत्र सभा का कैंपेन लॉन्च किया है। ओके, थोड़ा इसके बारे जान लेते हैं हम लोग। तो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड have collaborated to introduce नक्षत्र सभा। ठीक है, एन एस्ट्रो टूरिज्म वेंचर बियॉन्ड स्टार गेजिंग, इट ऑफर्स सोलर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या होगा? सोलर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी कंटेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, एंड कैंपेन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा ना कि थोड़ा मतलब स्टार गेजिंग तो है ही, उसके बाद भी तुम्हारा सोलर ऑब्जर्वेशन, इस तरह का जो नक्षत्र से मतलब स्पेस, इस सब चीज़ों से जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, तो उनको आप ऑब्जर्व वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा, टूरिज्म को तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, और जो भी लोग एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, उन लोग का भी वहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरह से समझ लो कि उन लोग का भी एक जमावट होने वाला है, उनका भी एक
मतलब भीड़ होगा उससे। ठीक है, तो इसके लिए भी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना टूरिज्म को बूस्ट किया है और साथ साथ नक्षत्र सभा का आयोजन करके एस्ट्रोनॉमी को भी वहाँ पे बूस्ट करने का एक तरह से तरीका है। इट एम्स टू मर्ज कॉस्मिक वंडर्स विथ उत्तराखंड नेचुरल ब्यूटी। वही बात बता रहा था मैं कि वहाँ तो देखो नेचुरल ब्यूटी के कारण तो टूरिज्म है ही, नेचुरल ब्यूटी के कारण तो लोग जाते ही हैं, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के साथ क्या है कि अब वहाँ कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी को भी प्रमोशन या प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ को कंबाइन करके उत्तराखंड गवर्नमेंट टूरिज्म डेवलपमेंट आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स आर रिलेटेड विथ डिस्प्यूट्स ऑफ मुल्ला पेरियार डैम। आपको ये बताना मुल्ला पेरियार डैम जो है कौन से दो स्टेट्स में विवाद का मुद्दा है। ए केरला तमिलनाडु, बी राजस्थान गुजरात, सी बिहार झारखंड, या डी तेलंगाना आंध्र प्रदेश। या आई थिंक दिस वाज द इजी क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है, केरला और तमिलनाडु के बीच में तुम्हारा मुल्ला पेरियार डैम का विवाद है, जो कि पेरियार नदी पे है। ऑब्वियसली पता चल रहा है मुल्ला पेरियार डैम नाम से ही। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें विवाद यही है कि थोड़ा इसका मैनेजमेंट में सही से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो डिस्प्यूट है तुम्हारा केरला और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कन्वर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन कौन सा स्टेट में। कन्वर लेक जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, हालांकि पहले भी काफ़ी दिन से न्यूज़ में रहता है। तो आप बताइए कि ये अभी कौन से स्टेट में है। ये आपके ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार, या डी उड़ीसा। या वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या है कि ये बिहार का है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी के लिए भी आपको इसको ध्यान देना चाहिए कि कन्वर कन्वर ताल लेक भी इसको हम लोग बोलते हैं, कन्वर ताल झील ही बोलते हैं, कन्वर लेक। ठीक है, तो ये बिहार में है और इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। कन्वर लेक, ठीक है, वंस अ माइग्रेटरी बर्ड हेवन। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स का हेवन ही बोला जाता है इनको। फेसेस सर्वाइवल चैलेंजेस। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका जो हेल्थ है, हेल्थ बोलने का मतलब कि इनका इसका कंडीशन जो है एक तरह से खराब हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, इनका कंडीशन थोड़ा सा डिटोरिएट कर रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। क्या कि एशिया एक तरह किस तरह का फ्रेश वाटर है, ऑक्सबो लेक है। ठीक है, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ऑल्सो नोन एज कबरताल झील। यही बताता मैं आप लोग, कबरताल झील ही बोलते हैं इसको। ठीक है, रिसाइड्स इन बिहार, बिहार में। ठीक है, फाउंड बाय द मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर। ठीक है, गंडक रिवर का मियांडरिंग, मियांडरिंग आपको पता है ना, रिवर्स इस तरह से फॉर्म करने लगते हैं अपने लास्ट स्टेज में। तो इस तरह से जब एकदम इस तरह से मियांडर्स बनने लगता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का लेक बन जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रिवर का है ये पार्ट, गंडक रिवर। ठीक है, इट कवर्स मच ऑफ नॉर्दर्न बिहार इंडो गैंजेटिक प्लेन में आप पाया जाता है। ये गंडक रिवर पे है, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, जिसका अभी हेल्थ या फिर कंडीशन बोलो डिटोरिएट कर रहा है। कन्वर ताल लेक, बिहार। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से जुड़े। अगर आपको इसका टेलीग्राम चाहिए तो आप डेस्टिनेशन आइस के टेलीग्राम से इसका पीडीएफ अगर चाहिए आप, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डेस्टिनेशन आइस से जुड़िए ताकि कि आप 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन को अपना और स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।